अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएँ, ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ सर। अब मुल्क के हालात को लेकर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि आदिल राजा को लंदन में किस केस में जुर्माना हुआ है? देखिए, आदिल राजा साहब पर आईएसआई लाहौर के सेक्टर कमांडर साबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने एक डेफेमेशन का केस लंदन में दायर किया था, जब आदिल राजा साहब ने उनके बारे में कुछ ट्वीट्स और वीलॉग्स किए थे, लंदन से बैठकर। कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो हैं, वो कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और पीटीआई के खिलाफ काम कर रहे हैं और कुछ डेरोगेटरी ट्वीट्स भी उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ किए थे। ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जो जनरल बाजवा के बहुत करीबी समझे जाते थे, उनके समधी मिट्ठू के बहुत करीबी समझे जाते थे और लाहौर पंजाब आईएसआई के सेक्टर कमांडर थे। उन उस वक़्त आईएसआई ने ये फ़ैसला किया कि सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद नसीर आदिल राजा पर लंदन में हत्या इज़्ज़त का मुकदमा करेंगे उन ट्वीट्स के ऊपर। लिहाज़ा राशिद नसीर साहब ने लंदन में आदिल राजा पर हत्या इज़्ज़त का मुकदमा किया। आदिल राजा साहब इस मुकदमे को लंबा करने के लिए और इसको ख़त्म कराने के लिए टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लेते रहे। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आदिल राशिद नसीर साहब जो हैं, वो 25,000 पाउंड सिक्योरिटी जमा कराएँ कि अगर वो मुकदमा हार गए तो क्या होगा? उसके अलावा और टेक्निकल ग्राउंड्स पर कि या ब्रिगेडियर राशिद नसीर की का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ मेरी ट्वीट से, लिहाज़ा उनका मुकदमा ख़ारिज किया जाए। तो वो इसको लंबा करते रहे। लेकिन बिलाख़िर बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के तमाम तौजीहात और दलाइल को मुस्तरद करते हुए मुकदमे क में ताख़ीर करने पर उन्हें 10,000 पाउंड जुर्माना कर दिया है और अब आदिल राजा को ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ करने वाले तमाम ट्वीट्स पर अदालत में सबूत देने होंगे कि क्या उनके ट्वीट सच्चे हैं या झूठे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आदिल राजा इसके बाद इन 10,000 पाउंड जो उन्होंने 17 अप्रैल तक जमा कराने हैं, फिर अब राशिद नसीर साहब रिटायर हो गए हुए हैं और वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर हैं, लेकिन जब उन्होंने मुकदमा किया था, तो वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर थे और आईएसआई पंजाब के सेक्टर कमांडर थे। तो अब ये मुकदमा उसके बाद भी राशिद नसीर साहब फ़ॉलो अप कर रहे हैं। वन्स एन एजेंट इज़ ऑलवेज़ एन एजेंट उनका आईएसआई ने उनको ये मुकदमा करने के लिए कहा, तो वो इसको परस्यू अभी भी कर रहे हैं। और अब आज वो 10,000 पाउंड तो 17 अप्रैल तक जमा कराने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुकदमे में आदिल राजा साहब को भारी जुर्माना हो जाएगा क्योंकि वो जो ट्वीट्स उन्होंने राशिद नसीर के खिलाफ किए हैं, वो साबित नहीं वो कर सकेंगे। इसीलिए वो डिले टैक्टिक्स ले रहे थे, टेक्निकल ग्राउंड्स ले रहे थे। बहरहाल हम कह सकते हैं कि आईएसआई को लंदन में आदिल राजा के खिलाफ पहली कामयाबी मिली है कि आईएसआई के साबिक सेक्टर कमांडर इब्तदाई तौर पर आदिल राजा को 10,000 पाउंड जुर्माना और एक मुकदमे में फँसाने के में कामयाब हो गए। सर जैसे आपने कहा है कि उनको 10,000 पाउंड जमा करवाना होगा, तो ये भी कहा जाता है कि वो इंडिया के एजेंट हैं और जैसा कि वो वहाँ पर कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं करते, तो ये इतनी अमाउंट होती है, काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। तो वो ये कैसे पैसे जमा करवाएँगे और अगर आगे इन केस उन्हें जुर्माना होता है, तो ये रकम का बंदोबस्त कहाँ से होगा? फिर देखिए, फंडिंग भी आदिल पूछी जाए। राजा इसका मैं आपको ये सादा जवाब देता हूँ कि आदिल राजा साहब के जो वकील हैं ना अदालत में, वो जी। पीटीआई के लंदन के एक रहनुमा हैं। तो इसलिए पीटीआई लंदन उनके लिए चंदा कर लेगी और मुझे लगता है कि उनके लिए चंदा हो जाएगा और वो जमा करा देंगे, लेकिन अगर भारी जुर्माना हुआ, तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल में फँसेंगे। लेकिन जो आदिल राजा साहब के वकील हैं लंदन में, वो पीटीआई के मुकामी रहनुमा हैं यूके के मेहताब अनवर अज़ीज़। तो इसलिए अगर पीटीआई यूके के मुकामी रहनुमा उनके वकील हैं, तो इसका मतलब है तहरीक-ए-इंसाफ की उन्हें सपोर्ट तो हासिल है। लेकिन क्या तहरीक-ए-इंसाफ उनका जुर्माना अदा करेगी? ये एक नया सवाल है कि क्या ल अडयाला जेल से इमरान खान पीटीआई यूके को कहेंगे कि इनके लिए चंदा इकट्ठा करके इनके जुर्माना अदा किया जाए और वो आगे जाके कितना जुर्माना होता है। लेकिन अगर एक दफ़ा जुर्माना हो गया आदिल राजा को, तो फिर रास्ता खुल जाएगा, फिर और भी मुकदमे होंगे। फिर मैं समझता हूँ कि और भी जो फ़ौज के खिलाफ अपने ट्वीट्स करते हैं, उनके ऊपर और भी फ़ौजी अफ़सरान को उनके खिलाफ लंदन में मुकदमा करने को कहा जाएगा, एक फ्लड गेट खुल जाएगा। लिहाज़ा अगर तो आदिल राजा राशिद नसीर का मुकदमा रोक लेते,
तो वो लंदन में जो मर्ज़ी करते रहते हैं। लेकिन अगर पहला मुकदमा आईएसआई वहाँ से जीत जाती है और उनका एक सेक्टर कमांडर लंदन में आदिल राजा को जुर्माना कराने में कामयाब हो जाता है, तो फिर तो किसी को भी कहा जा सकता है कि वो जाकर लंदन में आदिल राजा पर मुकदमा करे और वो फँस सकते हैं। लिहाज़ा ये एक टेस्ट केस था आदिल राजा के खिलाफ। ये जीतने के बाद उनके लिए लंदन में बैठकर जिस तरह के वो ट्वीट्स करते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा और कितने जुर्माने अदा करेंगे? जुर्माने तो फिर होते रहेंगे। सर, आप ये भी बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको ऑन करेगी फ्यूचर में आगे? क्या पार्टी में शामिल करेगी आदिल राजा को? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और वो उनको यहाँ पर तो सज़ा हो चुकी है, वो कभी पाकिस्तान आ सकें, कभी कोई हुकूमत बदले और उसमें कोई ऐसा आर्मी चीफ़ आए जो उनका कोर्ट मार्शल ख़त्म कर दे, वो तो और बात है। लेकिन फ़िलहाल उनको ना शामिल किया जा सकता है, ना कुछ हो सकता है। लेकिन चूँकि वो इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और वो खुद को इमरान खान का सबसे बड़ा तर्जुमान कहते हैं और पीटीआई यूके के रहनुमा उनके वकील हैं, तो ये ताने-बाने तो मिलते हैं उनके तहरीक-ए-इंसाफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान कभी आ सकते हैं। जी, बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे और एक और अहम टॉपिक है जिस पर बात करेंगे। जैसे कि ईद की डेडलाइन दी गई थी कि ईद के बाद ये जो 6 जमाती अलायंस था, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन, तो अब ये क्या करेगी? क्योंकि ईद तो गुज़र गई है। हाँ जी, कह रहे थे कि ईद के बाद बड़ा तूफ़ान आ जाएगा और ये तहरीक हुकूमत को बहा ले जाएगी। इसका पहला जलसा जो बलूचिस्तान में हुआ है, वो भी कोई इतना कामयाब नहीं हुआ है। और मेरा मतलब है कि अगर इसको महमूद अचकज़ई को इसका सरबराह बनाया गया है, तो महमूद अचकज़ई के पास तो बलूचिस्तान में एक वोट नहीं था, कहीं पे कोई नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ का वाहिद ऑप्शन था कि वो मौलाना फज़ल रहमान को इसका सरबराह बनाते। मौलाना हुँ, फज़ल रहमान ही कोई एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, महमूद खान अचकज़ई कोई तहरीक नहीं चला सकते। जो 6 जमातें इकट्ठी की हैं, इनमें दूसरी जो काबिल ज़िक्र जमात है, वो जमात इस्लामी है। मुझे नहीं समझ आई कि जमात इस्लामी अब इस इत्तेहाद में क्यों शामिल हो गई है। वैसे तो उनके जो नए अमीर हैं, हाफ़िज़ नईम-उर-रहमान, उनका तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ झुकाव पुराना है। मेयर के इलेक्शन में भी उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के वोट लेने की कोशिश की थी, उन्हें नहीं मिले। बाद में भी वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कराची में एडजस्टमेंट की कोशिश करते रहे हैं। मुझे लगता है ये नए अमीर की पॉलिसी है तहरीक-ए-इंसाफ के इस इत्तेहाद में जाना, वरना तहरीक-ए-इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ कोई अच्छा सलूक तो इलेक्शंस में नहीं किया है। ताहम इस 6 जमाती इत्तेहाद से मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि ये कोई बड़ी तहरीक चला सकेंगे। क्वेटा और इस तरह इधर-उधर तहरीक चलाना तो और बात है। लेकिन जब तक तहरीक पंजाब ना आए, इस्लामाबाद ना आए, जब तक ये कोई मोमेंटम ना पकड़े, जो बहुत मुश्किल है। इस वक़्त पंजाब में जो हुकूमत है, वो इनको तहरीक चलाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी, मरकज़ से भी कोई फ्रेंडली नहीं है और केपी में जो पहला जलसा हुआ था, वो भी कोई बहुत कामयाब नहीं हुआ था। लिहाज़ा जब तक इमरान खान जेल में हैं, ये तहरीक लीडरलेस होगी और मुझे ये जो टीटीए बनी है, इसका कोई ख़ास रोशन मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है। तो सर आपको क्या लगता है कि इमरान खान कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में वैसे तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बड़े वीलॉग्स किए हैं। ईद के बाद इमरान खान के बाहर आने के बड़े इम्कानात हैं। ईद के बाद इमरान खान बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इमरान खान को बड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा ईद के बाद। लेकिन मुझे अभी वो फ़ौरी तौर पे नज़र नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें फ़ौरी तौर पे कोई रिलीफ़ भी मिल सकता है। जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी मुझे उनका बाहर आना मुमकिन नज़र सर इसराइल की तरफ बढ़ेंगे, इसराइल पर जो ईरान ने 300 से ज़ायद ड्रोन्स की बरसात की है और मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो उस पर हमले को आप क्या देखते हैं? यूरोपियन देखिए, यूनियन की जानिब से पहली बात तो ये है कि ईरान ने ये ड्रोन तब तो नहीं चलाए जब गज़ा में 50,000 बच्चे मर गए हैं। ये ड्रोन उसने तब भी नहीं चलाए जब 6 महीने से गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम और उनकी शहादतें जारी हैं। ये ड्रोन को मुस्लिम उम्मा के लिए तो नहीं चलाए गए कि हम सब कहें कि जी ईरान ने बड़ा मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा है। उन्होंने अपनी ज़ाती जंग लड़ी है, पहली बात हमें ये समझनी चाहिए। कि ईरान ने को फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए ये ड्रोन नहीं चलाए हैं। ये ड्रोन ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी के लिए चलाए हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में चलाए हैं।
जो कि एक मुल्क का मुफाद है, एक मुल्क का हक है। तो जो बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं ना जी, मुस्लिम उम्मा का लीडर ईरान, तो मुस्लिम उम्मा का लीडर 6 महीने से फ़लस्तीनियों में के खिलाफ जो इसराइल ने जारियत की हुई थी, तब तो ईरान ने एक मिसाइल नहीं चलाया, बल्कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बाकी मुस्लिम ममालिक की तरह देखते रहे, जैसे बाकी मुस्लिम ममालिक देख रहे हैं। तो मैं बाकी मुस्लिम ममालिक और ईरान में कोई फ़र्क नहीं समझता। अब इसराइल ने 3 अप्रैल को उनकी एम्बेसी में शाम में एक हमला किया, जिससे उनके फौजी हलाक हुए और उसका बदला लेने का एक दबाव था। लेकिन मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि ये बदला लेने में उन्होंने 8-10 दिन लगाए, पूरी दुनिया को एतमाद में लिया। वो अब खुद कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को भी एतमाद में लिया, पड़ोसियों को भी एतमाद में लिया, और इतना एतमाद में लिया कि उन्होंने 300 मिसाइल चलाए हैं, तो इसराइल में उनमें से 99% नहीं गिरे। इसका मतलब है वो पहले सबको एतमाद में लेकर दरअसल ये कहते रहे कि हमने मिसाइल चलाने हैं, आप उनको रोकने का बंदोबस्त कर लें, ताकि हम चलाएँगे, आप रोक लें, ताकि स्कोर बराबर हो जाए। और आप देखें कि उन्होंने मिसाइल चलाए, उस वक़्त 5 मुल्कों की एयर फ़ोर्स फ़ज़ा में मौजूद थी। जब उन्होंने प मिसाइल चलाए तो अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जॉर्डन, इज़राइल, ये सब के मिसाइल से जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो ऑपरेशनल थे, बैरी बेड़े पहुंच चुके थे, और जब सब ने उस हमले को रोकने की तैयारी कर ली, तो फिर ईरान ने वो हमला किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फिक्स मैच भी देखा जा सकता है कि बहुत सारी दुनिया की कुव्वतें, शायद इसराइल जंग बंदी पर तैयार नहीं हो रहा था और पूरी दुनिया के लिए मसला था। तो उन्होंने अमेरिका को एतमाद में लेकर ये किया है। आप देखते हैं आगे इसराइल इसका क्या रद्द-ए-अमल देता है। लेकिन जिस तरह इसराइल का दिफा किया गया है, उससे इसराइल भी ओब्लाइज्ड हो गया है, और मैं समझता हूँ ईरान ने भी सबको जो है वो एतमाद में लेकर ये हमला किया है। किसी के लिए सरप्राइज़ नहीं था, बल्कि सब इसके लिए तैयार ही थे, और सब कह रहे थे, सबको टाइम भी पता था कि किस वक़्त ये हमला होना है। लिहाज़ा मैं कोई ये नहीं समझता कि ईरान ने कोई दुनिया को सरप्राइज़ दिया है, बल्कि दुनिया के साथ मिलकर ही ये किया है। यानी एक सोची-समझी साजिश कहा जा सकता है। साजिश तो नहीं है, एक सोचा-समझा मंसूबा है, और अब देखना ये है कि क्या इसराइल इसके बाद ईरान पर हमला करता है। देखिए, इसराइल ने अगर इसके बाद ईरान पर कोई हमला ना किया, तो फिर तो ये एक फिक्स मैच था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसराइल ने 6 महीने में जो कामयाबियाँ हासिल की फ़लस्तीन में, वो वो फल आज वो डोमेस्टिकली वो सारा ज़ीरो हो गया ईरान के हमले के बाद। वो जो एक फ़तह का नशा था इसराइल के ऊपर, वो ख़त्म हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि नेतन्याहू के पास ईरान के ऊपर हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।